हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता और उसका बेटा समर दिल्ली शहर में रहा करते थे। सरिता अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे हमेशा समर की चिंता रहती थी, क्योंकि वो उम्र में तो बड़ा हो गया था, पर उसकी हरकतें अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह थी। एक दिन सरिता को किसी काम से मार्केट जाना होता है, तो वो समर से बोलती है, समर बेटा इधर आना एक बार। माँ मैं अभी खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, बाद में आऊँगा। बेटा बाद में खेल लेना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अच्छा ठीक है माँ। इतना कहकर समर अपनी माँ के पास आता है और उनके गले लग जाता है। फिर वो उससे बोलता है, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे लाल, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे किसी काम से मार्केट जाना है, तो तू अपना और घर का ख्याल रखियो। माँ मैं भी चलूँ आपके साथ मार्केट? बेटा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर मुझे कई सारी जगहों पर जाना है, तुम थक जाओगे। नहीं थकूंगा माँ, आप मुझे भी ले चलिए ना। बेटा मेरी बात को समझो, मैं अगली बार पक्का तुम्हें लेकर चलूंगी। अच्छा ठीक है माँ। निराश मत हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना चॉकलेट लेकर आऊंगी और नए दोस्त भी। सच माँ? एकदम सच मेरे बच्चे। ठीक है माँ, फिर आप जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और हाँ, मैंने खाना बनाकर वहीं टेबल पर रख दिया है, याद से खा लेना और ज्यादा गंदगी मत फैलाना, ठीक है? ठीक है माँ। अब सरिता मार्केट के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद समर फिर से अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर तक खेलता रहने के बाद जब वो थक जाता है, तो उसे बहुत जोर से भूख लगने लगती है, तो वो खुद से बोलता है, अरे मुझे तो भूख लग रही है। अरे जादू तुम यहीं रुको, मैं खाना लेके आता हूँ। वो अपने खिलौनों को वहीं रखकर किचन में जाता है और अपने लिए खाना देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ खाना नहीं मिलता, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, माँ ने तो कहा था उन्होंने मेरे लिए खाना बना दिया है, तो फिर खाना कहाँ है? ऐसा बोलकर वो किचन से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, तो उसे सामने टेबल पर खाना ढका हुआ रखा मिलता है। समर उसे देखकर एक बार फिर खुद से बोलता है, अरे ये तो रहा खाना, मैं भी ना, माँ ने कहा था टेबल के ऊपर रखा है खाना, पता नहीं फिर भी मैं किचन में क्यों चला गया। चलो अब जल्दी से खाना खा लेता हूँ। समर खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने खिलौनों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ खुद खाता और कुछ अपने दोस्तों यानी खिलौनों को खिलाता। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगती है और वो वहीं जमीन पर बैठे बैठे सो जाता है। तो दूसरी तरफ सरिता मार्केट में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे घर आने में काफी देर लग जाती है। और जैसे ही वो घर आने के लिए फ्री हुई, तो उसे रास्ते में अपनी एक सहेली मिल गई। उसे देखकर सरिता बहुत खुश होती है और वो उससे बोलती है, अरे लीला तू कितने दिनों बाद दिखी है यार, कहाँ रहती है आजकल? कहीं नहीं यार, बस घर में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? तू बता, सब ठीक है ना? हाँ यार सब ठीक है। और समर वो कैसा है? वो भी ठीक है, तू मिलेगी उससे? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चल मेरे साथ मेरे घर। ठीक है। सरिता लीला को अपने साथ अपने घर ले आती है। घर आकर वो सबसे पहले समर के कमरे में जाती है। समर अब भी सो रहा होता है। सरिता लीला से बोलती है, देख ये रहा समर। कितना अच्छा लग रहा है सोते हुए, पर इसके आसपास कितनी गंदगी फैली हुई है। यही तो बात है यार, ये ऐसे ही करता है खाना खाते वक्त, इसलिए मैं इसे कभी भी अकेले नहीं खाने देती, पर मेरी मजबूरी थी इसे अकेले छोड़कर जाने की। तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तो इसकी शादी करवा दे। ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता है ना समर की हालत कैसी है। हाँ सरिता मैं जानती हूँ, लेकिन तू ही सोचना, अगर इसकी शादी हो जाएगी तो तुझे किसी बात की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बेटे से शादी कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर, लड़की मैंने देखी है। अच्छा कौन है लड़की? वो मेरे दूर के मामा की लड़की है। वो समर के लिए बिल्कुल सही रहेगी, सुंदर है, सुशील है, और सबसे जरूरी दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा तो तू उसके घर में बात चलाना। ठीक है, मैं बात करके तुझे बताती हूँ। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और लीला समर के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर सरिता के पास आती है। फिर सब लोग बातचीत करके समर की शादी ईशा नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद सरिता
समर के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अब समर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उसके लिए अब ईशा जो आ गई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो सरिता समर का ख्याल रखती, पर अब ये काम ईशा को करना था। तो एक दिन सरिता ईशा से बोलती है, बहू, मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। कैसी विनती माँ जी? मेरा समर भले ही आम लोगों की तरह ना हो, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। जी माँ जी, वो तो मैं रखूंगी। मैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास होने दूंगी कि वो दूसरों के जैसे नहीं है, बल्कि मैं उन्हें ये एहसास करवाऊंगी कि वो अलग हैं। जीती रहो बेटा। मैं लीला की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी कि उसने मुझे तेरे जैसी बहू दी। अच्छा माँ जी, अब मैं उनके पास जा रही हूँ, उन्हें खाना भी खिलाना है। ठीक है बहू। इसके बाद ईशा समर के पास खाना लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू करती है। समर खाते हुए काफी खाना गिराता है, तो ईशा उसे समझाते हुए बोलती है, समर जी देखिए, आपने कितना खाना नीचे गिरा दिया। ये अच्छी बात नहीं है ना? हाँ मैं जानता हूँ ईश, पर मैं क्या करूँ, मुझे सही से खाना खाना ही नहीं आता अभी तक, क्योंकि हमेशा मुझे माँ खिलाती थी, और जब माँ खिलाती थी तो वो नीचे गिरने ही नहीं देती थी। वो तो मैं भी आपको खिला सकती हूँ, फिर तो नहीं गिराओगे ना? नहीं ईश। वेरी गुड। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं काम करके आती हूँ। मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं समर, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, बस थोड़ा सा काम करना है, वो जल्दी से खत्म करके आ रही हूँ। इतने में आप आराम कर लीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल लीजिए। ठीक है, जाओ। अब ईशा वहाँ से चली जाती है और अपने काम करने लगती है। इतने ही जब वो वापस आती है, तब तक समर सो चुका होता है। ईशा समर को उठाने की कोशिश करती है और वो उससे बोलती है, समर उठिए, देखिए ऐसे जमीन पर नहीं सोते, आप बेड पर सो जाइए। नहीं, मुझे यहीं सोने दो, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। प्लीज समर उठ जाइए, देखिए आप यहाँ नहीं सो सकते, ठंड का टाइम है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समर ईशा की एक नहीं सुनता और वो वहीं सोता रहता है, और ईशा उसको अपने हाथों से उठाकर बेड पर नहीं लिटा सकती थी, तो वो खुद से बोलती है, ये तो उठने नहीं वाले, मैं ही इनके पास लेट जाती हूँ, इससे इनको थोड़ी गर्मी मिलती रहेगी। इसके बाद ईशा अलमारी में से एक चादर निकालती है और समर के पास आकर लेट जाती है और उसी के साथ सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सरिता आती है और उन दोनों को एक साथ ऐसे सोता देखकर खुद से बोलती है, कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरे बेटे को ठंड ना लगे इसलिए खुद उसके पास सो गई। चलो अब मैं इन दोनों को उठा देती हूँ, फिर ये दोनों बेड पर सो जाएंगे। सरिता ईशा को उठाती है। ईशा बहू उठ जा। ईशा सरिता के उठाने पर उठ जाती है और सरिता से बोलती है, माँ जी आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन तुम नीचे क्यों सो रही हो? माँ जी मैंने बहुत कोशिश की इनको उठाने की, पर ये उठे ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं सो जाती हूँ। अच्छा किया बहू, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तो मैं और तुम मिलकर समर को उठा सकते हैं और बेड पर लेटा सकते हैं। ठीक है माँ जी। सरिता और ईशा दोनों मिलकर समर को उठाकर बेड पर लेटा देते हैं। फिर सरिता ईशा को भी उसके साथ सोने के लिए कह देती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है। ईशा समर का सारी जिंदगी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजवती अपने बेटे राजू, बहू कमलेश और पोते आर्यन के साथ अंबाला शहर में रहा करती थी। राजवती अपनी जवानी से बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज की थी। इतनी उम्र हो गई थी उसकी, पर फिर भी उसके पति के लिए प्यार कम नहीं हुआ था और उसे जब मौका मिलता वो राज सिंह के साथ छेड़खानी करने लगती। ऐसे ही एक दिन कमलेश रसोई में खाना बना रही होती है, तो राजवती उसके पास जाती है और उससे बोलती है, बहू आज तो तू एकदम पटाखा लग रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे कैसी बातें कर रही हूँ, जैसे कि तू कुछ जानती ही नहीं है। जानती तो हूँ माँ जी, पर आपसे थोड़ी शर्म भी तो आती है। आपका तो जो दिल करता है बस वो बोल देती है। अरे शर्म वरम सब छोड़ और मुझे अपनी दोस्त समझ के हर बात तू बता सकती है। आप भी ना माँ जी। अरे मैं तो क्या बहू, अरे उम्र भले ही बढ़ गई हो मेरी, लेकिन मेरा शरीर और मेरा दिल दोनों अभी तक जवान है।
आज भी इतनी ताकत है मेरे अंदर कि 10 बच्चे पैदा कर दूं तब भी हार नहीं मानूंगी। अरे माँ जी, मुझे माफ करो, आप जीती मैं हारी। आपसे जवान और एवरग्रीन कोई नहीं है। अच्छा हुआ तूने मान लिया, नहीं तो मैं नाराज हो जाती तेरे से। माँ जी अब बस भी कीजिए। अच्छा अब मैं काम कर लूं, बहुत सारा काम है। हाँ हाँ कर ले, वैसे भी तू मोटी सांड की तरह हो गई है और मुझे देख कितनी स्लिम हूँ मैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राजवती अपनी मस्ती में मस्त रहती है। एक दिन अचानक राजवती की तबीयत खराब हो जाती है और उसे सुबह सुबह उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। कमलेश को ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर उनके घर आती हैं और राजवती का चेकअप करती है। तभी वहाँ राजवती का पति राज सिंह और बेटा राजू आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बड़ी ही हैरानी और खुशी के साथ डॉक्टर बोलती है, बधाई हो सिंह साहब, इस उम्र में भी आपको बड़ी खुशी मिलने जा रही है। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? यहाँ मेरी बीवी बेहोश पड़ी है और आप बधाई दे रही है? जी बात ही बधाई देने वाली है तो बधाई दूंगी ही ना। बात ये है सिंह साहब कि आप बाप बनने वाले हैं। आप सच कह रही हैं डॉक्टर साहब? मैं बाप बनने वाला हूँ? सुना तूने राजू बेटा, तेरी माँ बनने वाली है, तेरा छोटा भाई आने वाला है। आपको क्या हो गया है पिताजी? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे कोई गलतफहमी हुई है डॉक्टर को। मैडम आप एक बार सही से दोबारा चेक करो, कुछ गलत हुआ होगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और आपकी माँ 2 महीने प्रेग्नेंट है। पिताजी ये कोई उम्र है ये सब करने की? आप आयरन के बारे में तो सोचिए, उसे कैसा लगेगा जब उसे ये बात पता चलेगी। कैसा लगेगा उसे? अरे उसे तो सुनकर अच्छा लगेगा ना, वो भी यही सोचेगा कि उसकी बुआ चाचा आने वाले हैं। तो आसपास के लोग उनको क्या कहेंगे आप? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी मोहल्ले में, बताना जरा। अरे यह कोई उम्र है आप लोगों के माता पिता बनने की? मैं हूँ, आर्यन है, यही बहुत नहीं थे जो आपने ये सब किया। तुझे पड़ोसियों की ज्यादा चिंता है या अपनी माँ की खुशी की? इसमें खुशी की क्या बात है? पिताजी आप जल्द से जल्द माँ का अबॉर्शन करवा दो, मुझे कोई छोटा भाई बहन नहीं चाहिए। आज तो बोल दिया है, आज के बाद दोबारा ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तू भगवान को मारने की बात कर रहा है। बात को यूँ बिगड़ता हुआ देखकर कमलेश कहती है, बाबूजी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए और सुनिए, आप भी चुप रहिए। आप बाबूजी से क्यों बहस रहे हैं? बाबूजी आप माँ जी का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। कमलेश डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती है और राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी राजवती की प्रेगनेंसी के बारे में सब पता चल जाता है। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, पर कमलेश अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है और उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने देती। ऐसे ही एक दिन कमलेश की सहेली रजनी उससे मिलने उसके घर आती है और राजवती भी वहीं बैठी होती है। तभी रजनी मजे लेते हुए उससे बोलती है, वाह यार, तेरी सास तो बड़ी ही कमाल की है, बहुत ताकत है इनमें। तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या फिर मेरी सास की बुराई करने आई है? नहीं नहीं, मैं बुराई कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उन्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। हाँ, ये उनकी जिंदगी है और उनका शरीर है, उनका जो मन आए वो करेंगी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अगर काम की बात करनी है तो कर, तेरी फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यार तू तो गुस्सा हो गई, मेरा वो मतलब थोड़ी था। तेरा जो भी मतलब हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है और अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो प्लीज तुम मेरे घर से जा सकती हो। जा ही रही हूँ, वैसे भी तुम जैसे के घर आना कौन पसंद करेगा? ना तो तुम्हें रिश्तों की शर्म है और ना ही उम्र का लिहाज है। इतना कहकर रजनी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राजवती की प्रेगनेंसी को 7 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उसका पेट नजर आना शुरू हो जाता है। एक शाम घर में आर्यन के दोस्त उर्वशी और अमित
उससे मिलने आते हैं। तभी उनकी नजर राजवती पर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उर्वशी और अमित दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही राजवती की डिलीवरी का दिन आ जाता है। उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। सभी लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर राजवती की डिलीवरी करती है और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बच्ची को अपने हाथों में लेकर बाहर आते हैं और राज सिंह से बोलती हैं, बधाई हो सिंह साहब, लड़की हुई है आपको। आपकी वाइफ सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, जो इस उम्र में भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्ची भी बिल्कुल तंदुरुस्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाबूजी, मुझे भी दीजिए ना ये नन्ही परी। हाँ बहू, जरूर ले। कमलेश बच्ची को लेकर राजू के पास जाती है और उसकी गोद में बच्ची को थमाते हुए बोलती है, सुनिए जी, एक बार इस मासूम का चेहरा तो देखिए। इसकी ये नन्ही सी मुस्कान, ऐसा लगता है ना जाने कितनी नई नई कलियां खिल रही हो। एक बार इसे अपने सीने से तो लगाइए और इसे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बच्ची समझकर प्यार कीजिए। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैसे ही बच्ची को अपने गले से लगाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो राजवती और अपने पिता राज सिंह से माफी मांगता है और सभी लोग वापस घर लौट आते हैं और अपने घर की नन्ही परी का खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं और सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।